जी नमस्कार दोस्तों, मैं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। आज हम बात करेंगे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र की। दुर्ग लोकसभा जहां पर 7 मई को यानी तीसरे चरण में मतदान होना है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने पुराने सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा है। विजय बघेल ये वो नाम है जो कि पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार थे और उस समय उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर को 3,90,000 के आसपास मतों से हराया था और प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। पिछले विधानसभा चुनाव में जो कि 4 महीने पहले संपन्न हुए हैं, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था उसके संयोजक बनाए गए थे विजय बघेल और उनको मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल के खिलाफ विधानसभा का प्रत्याशी भी बनाया गया था। जो भी चाहे संकल्प पत्र की बात करें, उसका हम असर कहें या उसका प्रभाव कहें या जो भी रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली। मतलब कोई भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था जिसमें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की वापसी की संभावना बताई हो। बावजूद उसके जिस ढंग से यहाँ पर एक तरफा सबसे बड़ी जीत दर्ज की भारतीय जनता पार्टी ने और 90 में से 55 सीटें हासिल की, उसके बाद पूरा माहौल ही बदल गया था। अब लोकसभा चुनाव जो कि 4 महीने बाद हो रहे हैं, उसमें विजय बघेल के खिलाफ पहली बार राजेंद्र साहू को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। हम इन दोनों प्रत्याशियों की बात करें तो एक तरफ विजय बघेल एक ऐसा नाम है जो कि काफी लोकप्रिय अपने क्षेत्र में, साफ सुथरी छवि है उनकी, मिलनसार है, मृदुभाषी है, एक बार विधायक भी रह चुके हैं वो। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2013 के चुनाव में, जबकि मुख्यमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने उनको हराया भी था और एकमात्र हार जो है भूपेश बघेल की विजय बघेल के खिलाफ की है। लेकिन अभी की हम बात करें लोकसभा चुनाव में, तो ये उनका दूसरा लोकसभा चुनाव है। पहले चुनाव में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उन्हें रिपीट किया है। उनकी जो मृदुभाषी मिलनसारिता है, एक अच्छी छवि के साथ निसंदेह एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में वो चुनावी मैदान में है। और खासतौर पर देखा जाए कि जबकि जो भाजपा की लहर जो अंडरग्राउंड थी, अंडरकरेंट जो था, चाहे वो महतारी वंदन योजना का या दीगर चीज़ों का, और ऐसे समय में जबकि बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, जिसमें 6 मंत्री भी चुनाव हार चुके थे, उसमें 40,000, 30,000, 50,000 से नेता हार रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता 40-50,000 से जीत रहे थे, कांग्रेस के हार रहे थे, मंत्री भी हार रहे थे। और बृजमोहन अग्रवाल तो 67,000 मतों से जीते, भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक बड़ी जीत दर्ज की। और ऐसे समय में मात्र 19,000 से हारे थे विजय बघेल मुख्यमंत्री के खिलाफ, और शायद ये उसका असर कहा जाए, उनका उनको बेनिफिट दिया गया है कि उनको दोबारा लोकसभा में उतारा गया है। और एक बार चुनौती उनके सामने कि वो एक बार फिर अपनी सीट को बरकरार रख पाए। ऐसे टाइम पे जो मोदी का रथ है उसको रोकने के कवायद में जो कांग्रेस जुटी है, छत्तीसगढ़ में एक ढंग से देखा जाए तो भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। उनकी पसंद को भी कांग्रेस आला कमान ने तरजीह दी है टिकट को बांटने में। वो चाहते थे कि यहाँ से किसी साहू को चुनाव मैदान में उतारा जाए। कांग्रेस हाईकमान चाहता था कि पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को यहाँ से टिकट दी जाए, और चूंकि ताम्रध्वज साहू 2014 में जबकि इकलौती सीट कांग्रेस की आई थी वो ताम्रध्वज साहू थे, जबकि उन्होंने सरोज पांडे को हराया था। और इस बार हालांकि आलाकमान की जो पहली पसंद थे वो ताम्रध्वज साहू थे, लेकिन भूपेश बघेल ने यहाँ पर राजेंद्र साहू के पक्ष ले, यदि साहू समाज का मतदाता ही चाहिए अगर, तो राजेंद्र साहू को चुनाव मैदान में उतारा जाए। साहू समाज में एक अच्छी यूनिटी रहती है जो हमेशा चुनाव में देखने को मिली है। और उन्होंने जहाँ तक ताम्रध्वज साहू को, उन्हीं के कहने पर आखिर, क्योंकि हाईकमान ताम्रध्वज साहू को भी चुनाव लड़ाना चाहते थे, तो महासमुंद लोकसभा में उनको भेज दिया गया। और ये कहने के देखा जाए तो एक माइंड गेम कहा जाए भूपेश बघेल का था कि आज वो सरकार नहीं भी अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में, तो आज भी वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और कांग्रेस आला कमान उनकी बात को नजरअंदाज भी नहीं कर पा रहा। बहरहाल, तो उन्होंने अपने प्रयासों से राजेंद्र साहू को टिकट दिला दी। राजेंद्र साहू भी एक कद्दावर नेता है, इसके पहले छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच में थे, वहां पर वो चुनाव वो लड़ चुके हैं और जीतते जीतते आखिरी में वो किन परिस्थितियों में हारे वो दुर्ग जिले की जनता या दुर्ग शहर की जनता जानती है। बहरहाल, वो एक अलग विषय है। लेकिन राजेंद्र साहू पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, ना उन्होंने पहले लोकसभा चुनाव जैसा कोई ऐसा बड़ा चुनाव उन्होंने लड़ा भी नहीं है। बहरहाल, एक बार एक बहुत जवाब, जैसे ही राजेंद्र साहू को टिकट मिली तो उन्होंने पहले तो सामाजिक स्तर पर अपनी पैठ बनाई और अपने लोगों से संपर्क किया। और आज की जो परिस्थितियों में लगभग जो, क्योंकि 20-25 दिन हो गए
प्रत्याशियों की घोषणा हो गई। राजेंद्र साहू की भी टिकट 20-25 दिन पहले मिल गई थी। तो इस बीच में भले उनका फील्ड में अभी काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन जो सामाजिक घुसपैठ बोलते हैं, जो साहू समाज में जो जाकर के उनको अपने लिए एक लामबंदी करनी थी, उसमें वो काफ़ी हद तक सफल नजर आ रहे हैं। इस साहू जो मतदाता हैं उनसे यदि हमारे कुछ पत्रकार मित्रों ने बात की तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि दुर्ग लोकसभा में साहू समाज का मतदाता राजेंद्र साहू के नाम पर काफी हद तक लामबंद हो चुका है। अब उसमें सेंध लगाना जो पिछले बार लगा दी थी विजय बघेल ने, वो कितनी सेंध लगा पाते हैं ये समय की बात है, ये बात में पता चलेगा। बहरहाल आज की परिस्थितियों में अब सवाल यह है कि क्या विजय बघेल पुनः, जो कि पिछला चुनाव 3,90,000 मतों से जीते थे, अपनी उस जीत के अंतर को बढ़ा पाते हैं या कम होती है, और जीत को बरकरार रखना ये सबसे बड़ी चुनौती है उनके सामने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों का दावा कर रही है अपने दम पर और एनडीए के नाम पर 400 सीटों का। ऐसे समय में जो दुर्ग की लोकसभा सीट है वहां पर विजय बघेल पर सबकी निगाह रहेगी। वहीं पर राजेंद्र साहू पर यह देखना है कि मोदी लहर के खिलाफ क्या वो अपनी पहली जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं, इस पर हम सबकी निगाह रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। लोकसभा चुनाव से संदर्भित दुर्ग के क्षेत्र में हमारा जो विश्लेषण दोनों प्रत्याशियों को लेकर के था वो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें, अपनी टिप्पणी अवश्य दें, और हमारी खबर को, हमारे विश्लेषण को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ या फिर किसी नए विश्लेषण के साथ। चुनाव का दौर है तो हम प्रयास करेंगे कि आपको विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों का विश्लेषण, वहां के प्रत्याशियों की परिस्थितियां बताएं। कल फिर मिलेंगे ऐसे किसी नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।